Hello students, welcome back. We are now moving ahead with the next cell organelle, that is cytoskeleton. Okay, cytoskeleton is the next organelle. Okay, साइटोस्केलेटन होते क्या हैं? साइटो प्लस स्केलेटन. स्केलेटन मतलब क्या होता है? सपोर्ट स्ट्रक्चर. जैसे कि हमारा बोन है, बोन इज़ व्हाट? और सपोर्ट. बोन को दूसरा क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं हमारी बॉडी में. तो क्या सपोर्ट स्ट्रक्चर, उसी पे चीज़ें खड़ी हैं, बैठी हैं, वो ढांचा देता है, स्ट्रक्चर देता है. उसी तरीके से सेल्स भी है, उसके अंदर भी कुछ सॉलिड सपोर्ट स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन्स. वो जनरली प्रोटीन के बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ये सब चीज़ों का. फिलामेंटस होते हैं, मतलब लंबे लंबे होंगे. ठीक है. 3 टाइप के साइटोस्केलेटन सेल्स में मौजूद होते हैं: माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ये 3 टाइप के होते हैं. इनका काम सपोर्ट देना होता है, मूवमेंट में हेल्प करना होता है, शेप देते हैं वही. ठीक है. और जो मूवमेंट के बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा पैरामीशियम वगैरह का. सपोज़ कीजिए पैरामीशियम है अगर, तो उसकी बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे वो मूव करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें बोलते हैं सीलिया. उसी तरीके से बैक्टीरियल सेल है अगर, तो उसके भी एक स्ट्रक्चर निकला रहता है जो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लैजेला. तो ये सब चीज़ें इन्हीं साइटोस्केलेटन्स के ही बने होते हैं. तो ये सपोर्ट देने के साथ साथ हमने बताया ना, मूवमेंट और मोटिलिटी में भी हेल्प करता है. कैसे? तो ये सीलिया, फ्लैजेला, इन सब चीज़ों को बनाता है. सेंट्रियोल्स, ये आप सेल डिवीज़न चैप्टर जब आएगा तो वहाँ पे बताऊँगा मैं सेंट्रियोल्स का क्या काम होता है. ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं. ठीक है. विल स्टडी इन डिटेल व्हेन वी विल स्टडी अबाउट सेल डिवीज़न प्रोसेस. तो ये उस चीज़ में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो दिस इज़ अबाउट साइटोस्केलेटन. अब थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में. सीलिया एंड फ्लैजेला पहले ही हमने बताया क्या है, मूवमेंट पे हेल्प करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. सीलिया जो होता है बहुत सारा नंबर में हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया अभी आपको, छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं. लेकिन जो फ्लैजेला होता है इन जनरल स्मॉल नंबर्स में होता है, 1 या 2 4 ऐसे ही होते हैं. ये बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है. फ्लैजेला. तो सीलिया लिखा भी है मैंने, दे आर स्मॉलर देन फ्लैजेला, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द कंप्लीट सेल और सेलुलर कंटेंट, मतलब सेल के अंदर होता है ये, तो सेल के कंटेंट को भी हेल्प करता है मूव करने में. जैसे कि मान लो ये मेरा सेल है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, कोई भी दिखाया जो था मैंने. अब इसके अंदर चीज़ें, मटेरियल्स हमने बताया था, प्रोटीन फॉर्म होता है तो प्रोटीन मूव करता है इधर उधर. तो यही अंदर भी अगर कोई सीलिया वगैरह इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है तो उसे वो मूव करता है, या फिर वो पूरे सेल को मूवमेंट में हेल्प करता है, मतलब पूरी बॉडी को हेल्प में मूव करता है. जैसे कि मैंने बताया पैरामीशियम का सेल है, पैरामीशियम की बॉडी है, तो इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. तो जब हिलता है तो पूरा पैरामीशियम आगे बढ़ेगा. ठीक है. उसी से वो आगे बढ़ेगा. फ्लैजेला जो होता है ये हमेशा सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है. क्यों? क्योंकि ये सेल के अंदर मौजूद नहीं होता है, ये हमेशा सेल की बॉडी के बाहर मौजूद होता है. ठीक है. तो ये सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है. जैसे बैक्टीरियल सेल है तो उसके मूवमेंट में हेल्प करेगा, ये कभी भी अंदर नहीं होता है. लेकिन सीलिया कभी कभी सेल के अंदर भी होता है, और सेल का अंदर का जो कंटेंट है उसके इधर से उधर मूव करने में भी हेल्प करता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द बिग डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला. तो सीलिया कैन हेल्प इन कंप्लीट सेल मूवमेंट और सेलुलर कंटेंट, मतलब सेल के अंदर के कंटेंट में. लेकिन फ्लैजेला ओनली हेल्प्स इन सेल मूवमेंट. ठीक है. और फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में, दोनों में अंतर होता है. जैसे बैक्टीरियल सेल की मैंने बात की है, वो क्या होता है? प्रोकैरियोट होता है. तो उसके फ्लैजेला में अंतर होगा एक यूकैरियोट के फ्लैजेला में. जैसे कि यूकैरियोट के एग्जांपल जैसे ट्रिपैनोसोमा. ट्रिपैनोसोमा इज़ ए प्रोटोजोन, तो उसका में 2 फ्लैजेला होते हैं. यूग्लिना, उसमें भी 2 फ्लैजेला होता है. तो उसके फ्लैजेला में और बैक्टीरिया के फ्लैजेला में, दोनों में अंतर होगा. ठीक है. और ये सब के सब मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, मतलब जैसे कि अगर मैंने फ्लैजेला बताया तो उसके ऊपर से एक थोड़ा छोटा सा लेयर होगा मेम्ब्रेन का, वो इसको कवर करके रखता है. ठीक है. अब आपको देखना है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सीलिया और फ्लैजेला का. तो इनका स्ट्रक्चर सेम ही होता है, बस इनके साइज़ में अंतर होता है. फ्लैजेला बड़ा होता है, सीलिया
छोटा होता है, सीलिया का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, फ्लैजिला जनरली 1 2 4 मौजूद होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को मैं आपको समझाता हूँ कैसा होता है, देखिएगा ध्यान से, बुक्स में इमेज देख कर समझा रहा हूँ मैं। एक क्रॉस सेक्शन लिया गया, जैसे सपोज कीजिए ये सीलिया या फ्लैजिला ये वाला है, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा काटा गया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन लिया गया और उसका स्टडी किया गया है यहाँ पर, ठीक है। होता क्या है, इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, उसके अंदर 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कौन से? 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और वो भी आपस में जुड़े होते हैं। ये बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के। किसके? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है, या फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिला के नाम से फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, पहले तो सेंट्रल पार्ट जो है उसको एक नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोनीम। क्या बोलते हैं? एक्सोनीम, AXONEME। और ये जो सेंट्रल पार्ट होता है, एक्सोनीम जो होता है, उस पर 2 ट्यूब होते हैं और दोनों ट्यूब आपस में जुड़े होते हैं। ये जो सेंट्रल ट्यूब होता है उनको बोला जाता है सेंट्रल ट्यूब्यूल या सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। एंड द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स एक पेयर होता है, मतलब 2 होता है, दोनों आपस में ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, उसके नाम भी बोलते हैं उसे क्या? ब्रिज, ठीक है। तो ये सेंटर की बात हुई। और ये जो सेंट्रल ट्यूबुलिन जो होते हैं, ये फिर एक मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। किससे? मेम्ब्रेन से, जिसे बोला जाता है सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ नाम कहीं लिखा होगा, जैसे ये क्या नाम होता है? सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल, इनको बोले, हाँ यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल शीथ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सेंटर में क्या होता है? 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं या सेंट्रल ट्यूब्यूल भी बोल सकते हो। दोनों आपस में ब्रिज से जुड़े होते हैं और ये एक मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड होते हैं, जिसे बोला जाता है सेंट्रल शीथ, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो रेडियल पार्ट होता है, मतलब रेडियस वाला पार्ट होता है, ठीक है, एकदम आउटर पेरिफेरल पार्ट या रेडियल पार्ट बोलते हैं, इस पे टोटल 9 डबलेट्स होते हैं ट्यूब्यूल के। डबलेट्स मतलब 2, और ऐसे 9 होते हैं। जैसे मान लो यहाँ से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 डबलेट्स मौजूद हैं ट्यूब्यूल के, मतलब पेयर। डबलेट मीन्स अ पेयर ऑफ ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द रेडियल पार्ट। और टोटल कितने नंबर होते हैं? 9 होते हैं। तो 9 डबलेट्स आर प्रेजेंट, 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये जो डबलेट्स होते हैं, इनमें से एक जो होता है कोई भी, इस सेंट्रल शीथ से भी कनेक्टेड होता है। किससे? सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड होता है। उससे बोला जाता है, ये वाला से कनेक्टेड है इससे, तो उससे बोला जाता है, ये वाला कनेक्टिंग स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं? रेडियल स्पोक। चक्का होता है, ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, और ये सेंटर में होता है, इससे ही कनेक्टेड होता है, ठीक है। व्हील में, साइकिल का, कार का, किसी चीज़ का देखोगे तो इसको क्या बोला जाता है? स्पोक बोला जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे नाम दिया गया रेडियल स्पोक। सेंटर में 2 ट्यूब्यूल, बाहर भी 2 के पेयर में 9 ट्यूब्यूल्स होते हैं, सॉरी 1 के पेयर, मतलब 2 के, ऐसे करके 9 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिनको पेरीफेरल ट्यूब्यूल बोला जाता है। क्या? पेरीफेरल ट्यूब्यूल या पेरीफेरल माइक्रो ट्यूब्यूल, जो कि डबलेट में होते हैं, मतलब पेयर में होते हैं, ठीक है। और वो सेंट्रल वाले शीथ जो है, सेंटर का जो मेम्ब्रेन है, उनसे भी अटैच्ड होते हैं रेडियल स्पोक से। किससे? रेडियल स्पोक से। ये लिखा हुआ है, यही, ये सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड है सर। और ये सारे 9 के 9 जो हैं, ये आपस में भी कनेक्टेड होते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब है, आपस में भी कनेक्टेड है। ये जो आपस में कनेक्टेड होता है, इसको बोला जाता है इंटर डबलेट ब्रिज। क्या बोलते हैं? इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सीलिया हो या फ्लैजिला, सेंटर के पार्ट को बोला जाता है एक्सोनीम। क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। उस एक्सोनीम में एक पेयर माइक्रोट्यूबुल होता है, जिसे हम सेंट्रल ट्यूबुलेट बोलते हैं। सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल या सेंट्रल ट्यूबुलेट्स, ठीक है, वो आपस में जुड़े होते हैं ब्रिज से। और पूरा का पूरा सेंट्रल पार्ट एक्सोनीम जो होता है, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसे बोला जाता है सेंट्रल शीथ, ठीक है। ये सेंटर हो गया। और जो पेरिफेरल पार्ट होता है सेंटर के बाद, उन सब पे भी एक पेयर डबलेट में 9 माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होते हैं। क्या? 9 माइक्रोट्यूब्यूल, जिन्हें हम बोलते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। तो टोटल 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होते हैं एक पेयर में, मतलब 2 में, ठीक है।
और वो सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड होते हैं, किससे? रेडियल स्पोक से। और फिर ये आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, किससे? इंटरडबलेट ब्रिज से, इंटरडबलेट ब्रिज से। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। दोनों का सेम ही स्ट्रक्चर होता है, बस अंतर क्या है? सीलिया छोटा होता है, फ्लैजिला बड़ा होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। एक्सोनी में पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं, कवर्ड होता है सेंट्रल शीथ से। पेरिफेरल डबलेट होते हैं, 9 डबलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ये जो हमने पढ़ा था, साइटोस्केलेटन वगैरह, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह पढ़ा था, ठीक है। और रेडियल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होते हैं, और पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, किससे? इंटरडबलेट ब्रिज या फिर लिंकर बोलते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। अच्छा, एक चीज़ है, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे फ्लैजिला, मैंने बताया था अभी, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला इज़ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट इज़ डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होता है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इसको। जो आपने यहाँ पे देखा ये जो स्ट्रक्चर है किसका? यूकैरियोटिक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोट में क्या होता है? ये सेंटर वाला पार्ट एब्सेंट होता है, उसमें सिर्फ रेडियस में 9 डबलेट मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोट में ये सेंटर वाला पार्ट एब्सेंट होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। नेक्स्ट इज सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। जब हम सेल डिवीजन स्टडी करेंगे सेंट्रोजोम से, तो उस समय मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। उस समय ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसका ये भी मोस्टली उसी से बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह से बनते हैं। सेंट्रोजोम होता है वो सेंट्रियोल्स का बना होता है, ऐसे होता है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर और दूसरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एक सेंट्रियोल, ये एक सेंट्रियोल, इन्हीं सेंट्रियोल को टुगेदर वी कॉल्ड सेंट्रोजोम। लिखा भी है मैंने, सेंट्रोजोम इज मेड ऑफ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रियोल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और ईच सेंट्रियोल, एक एक सेंट्रियोल जो होता है 9 उसी से बना होता है, पेरिफेरल रेडियल डबलेट्स। लेकिन यहाँ पे इसमें डबलेट नहीं, ट्रिपलेट होता है इस टाइप का, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, इसी तरीके के मौजूद होते हैं 9। जैसे ये था ना डबलेट 2, तो उसी तरीके से 3 हो जाएगा, तो उस तरीके उससे सेंट्रियोल मिलकर बना होता है। और इसके सेंट्रल पार्ट को मान लो वो होता है तो उसको बोलते हैं हब। क्या बोलते हैं? HUB, हब। और हब भी रेडियस में जो मौजूद होता है, ये ट्रिपलेट जो होता है उनसे रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी बाद में, अच्छे से हम बताएंगे इसे। फ़िलहाल इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सेंट्रोजोम है सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। सेंट्रियोल एक पेयर होते हैं, मतलब 2 होते हैं, एक और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पे। और ईच सेंट्रियोल जो होता है, अब एक सेंट्रियोल की बात करेंगे तो वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, 2 वो ट्रिपलेट में मौजूद होता है, क्योंकि ये सब के सब उसी चीज़ से बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से ही, फ्लैजिला टाइप से ही। तो इस तरीके का 3-3 के स्ट्रक्चर टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। फिर इसका भी एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हब, HUB। और ये भी रेडियल से कनेक्टेड होता है, रेडियल पार्ट कौन है? ये सब रेडियल पार्ट है। इससे और इससे किससे कनेक्टेड होता है? इस स्ट्रक्चर से, जिसे हम बोलते हैं रेडियल स्पोक। और ये सेंट्रियोल जो होते हैं बेसल बॉडी बनाते हैं, जिससे कि सीलिया और फ्लैजिला निकलता है। मतलब जैसे मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें ये फ्लैजिला निकला हुआ है, तो फ्लैजिला कहाँ से निकला है? यहाँ से। इसे ही बोला जाता है क्या? बेसल बॉडीज़, जो मैंने बताया बेसल बॉडीज़। तो ये बेसल बॉडीज़ भी जो होते हैं सेंट्रियोल्स ही बनाते हैं। कौन? सेंट्रियोल्स ही बनाते हैं, और उसी से ये फ्लैजिला निकलता है, ठीक है। और ये मोस्टली एनिमल सेल में ही मौजूद होता है, प्लांट सेल में मौजूद नहीं होता है, ओके। एंड द लास्ट पार्ट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। काफ़ी देर से हम न्यूक्लियस कर रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इसे भी। देखिए, हमने पढ़ा था सेल होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। उसी में एक स्ट्रक्चर किसका है? न्यूक्लियस का। ये जो न्यूक्लियस होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल,
यूकैरियोट में, वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। किससे? डबल मेम्ब्रेन से। तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। फिर इस न्यूक्लियस के सेंटर के रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस का भी जो सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस दो डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ठीक है, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्ड होता है। दूसरी चीज़ आप ध्यान दोगे, मेम्ब्रेन कंटिन्यूस नहीं है, आया फिर ब्रेक हुआ, फिर आया फिर ब्रेक हुआ, जिसके कारण पोर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर पोर जो होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मौजूद है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये सेल के अंदर जो ये लिक्विड मौजूद है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मौजूद है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो उन दोनों साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज करता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब होता है? जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम आके बैठा होता है। ये राइबोसोम का फॉर्मेशन इसी न्यूक्लियोलस में होता है। कहाँ पे? न्यूक्लियोलस में। तो जब न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बना है तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा, तो बाहर निकलने के लिए कुछ रास्ता चाहिए। तो इसी कारण ये पोर्स होते हैं मेम्ब्रेन में, जिसको ये क्रॉस करके राइबोसोम्स बाहर आते हैं और फ्रीली भी मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, और कुछ इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी जाके बैठ जाते हैं। यही चीज़ें हमने लिखी है हमने कि ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में और सेपरेटेड होता है साइटोप्लाज्म से किससे? डबल मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन जो होता है कंटिन्यूस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मतलब आउटर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता है। कल देखे थे हम लोग लास्ट वीडियो में, है ये न्यूक्लियर प्लाज्म है, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसी से अटैच्ड क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी से जुड़ा हुआ ये निकल रहा है। यहाँ भी देख सकते हो आप, एनिमल सेल में भी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसी से जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नॉट कॉन्टिन्यूस, इसमें पोर्स होते हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। और न्यूक्लियर पोर्स अलाउ करता है किस चीज़ का? मटेरियल का एक्सचेंज, आरएनए, प्रोटीन्स, राइबोसोम्स, इन सब का ये करता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स लिक्विड मौजूद होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, अभी मैंने बताया। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड मौजूद होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या मौजूद होता है? ये सेंट्रल पार्ट, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो सेंट्रल न्यूक्लियोप्लाज्म है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन्स। अब ये एक अलग चीज़ है, क्रोमैटिन हम देखेंगे जो हम क्रोमोसोम की बात करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, तो सपोज़ करो ये क्या है? न्यूक्लियस है, इसका सेंट्रल पार्ट क्या है? न्यूक्लियोलस है। तो ये सब लिक्विड पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये मेरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, और ये सब लिक्विड पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस है। हम फिर बोले और क्या होता है? क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद, जो कि डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? डीएनए प्लस प्रोटीन के। अभी देखेंगे, अभी इसके बारे में पढ़ना है। अब न्यूक्लियोलस मैंने बताया क्या क्या बनाता है। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ये किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है, राइबोसोम बनाता है, और यही निकलता है ये न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलेगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। थोड़ा सा बात करेंगे इस क्रोमैटिन के बारे में। हमने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिन्हें हम क्रोमैटिन्स बोलते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन जो होता है अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा, हमने बोला था कि सेल्स से ही एक दूसरा सेल बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल बनता है। तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं तो ये क्रोमैटिन ऐसे ही पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड किसके? डीएनए के प्लस प्रोटीन के। ये एक्सटेंडेड फॉर्म में होते हैं इंटरफेज में। इंटरफेज का मतलब होता है, सेल डिवीजन जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, नॉन डिवीजन स्टेट। क्या? नॉन डिवीजन स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा है।
उसको बोलते हैं इंटरफेज। सेल का वो अवस्था, वो सिचुएशन, फेज जब वो डिवाइड नहीं कर रहा होता है उसे बोलते हैं इंटरफेज। ठीक है। अब मान लो सेल डिवाइड कर रहा है, तो जब डिवाइड कर रहा होता है तो यही जो क्रोमेटिड होते हैं वो कंडेंस होना, मतलब कि सिकुड़ना शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक, ये जो मैंने बताया था आपको, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कंडेंस होना शुरू होता है, सिकुड़ना शुरू करते हैं, मोटे होना शुरू हो जाएंगे, थिक होना, और फिर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो इस टाइप का। 4 आर्म्स दिखेंगे और एक सेंट्रल पार्ट होगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है क्रोमोजोम। तो ये क्रोमोजोम का अपीयरेंस कब होता है? जब सेल डिवाइड करना होता है तो क्रोमेटिन ही जो होते हैं कंडेंस हो जाते हैं, सिकुड़ने लगते हैं और इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, फोटो में दिखाऊंगा आपको अच्छे से। और ये देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, सेंट्रल पार्ट है उससे ये निकल जाता है। तो एक आर्म को बोला जाता है क्रोमेटिड, एक दूसरे आर्म को क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा आया और एक ऐसा आया, तो 2 क्रोमेटिड होते हैं। और 2 क्रोमेटिड से कितने आर्म निकले हुए हैं? 4, 1 2 3 4। एक ये क्रोमेटिड हुआ और ये दूसरा क्रोमेटिड हुआ, दोनों क्रोमेटिड आपस में मिल गए और उनके टोटल आर्म्स कितने होते हैं? 1 2 3 4। तो एक क्रोमोजोम में 4 आर्म्स होते हैं और क्रोमेटिड 2 होता है। वही 2 क्रोमेटिड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो वो वही आर्म 4 दिखने लगता है। और ये एक सेंट्रल पॉइंट पे आपस में जुड़े होते हैं जिसे बोला जाता है सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया यहाँ पे। क्रोमोजोम डीएनए का बना होता है और प्रोटीन का बोलता है। जिस प्रोटीन का बना होता है, जो ज़्यादातर मौजूद होता है प्रोटीन, उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या? हिस्टोन। इसके अलावा दूसरे प्रोटीन भी होते हैं जिन्हें हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। कुछ आरएनए भी मौजूद होते हैं डीएनए के साथ। ठीक है, अभी जो सेंट्रल पार्ट देख रहे हो आप, सेंट्रोमेयर, इसके साथ एक और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोला जाता है काइनेटोकोर। इस फोटो में देख सकते हो आप। ठीक है, ये सेंट्रोमेयर है, सेंट्रल पार्ट, इसके साथ कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक, इसे बोला जाता है काइनेटोकोर। देयर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये मौजूद है। अब हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटिन्स जो होते हैं वही कंडेंस होते हैं, सिकुड़ना करते हैं, मोटा होना शुरू हो जाते हैं जब सेल डिवाइड करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम। तो जब ये सिकुड़ना शुरू करते हैं तो अलग अलग शेप साइज़ बनाते हैं। देख रहे हो, अलग अलग शेप साइज़ के हैं। उसके हिसाब से जो क्रोमोजोम फॉर्म होता है उसको जनरली 4 टाइप का रखा गया है। किस टाइप का? 4 टाइप का। क्रोमेटिन के सिकुड़ने से जब क्रोमोजोम बनता है तो कुछ इस तरीके से बने कि सेंट्रोमेयर से जो आर्म निकले होते हैं उस सब का लेंथ क्या हो? सेम हो। जैसे देख रहे हो ये सेंटर में मौजूद है, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके सेंट्रल पार्ट एकदम सेंटर में मौजूद है, सेंट्रोमेयर। तो एक ऐसा क्रोमोजोम जिसमें जो सेंट्रोमेयर है बिल्कुल मिडिल में मौजूद है, मतलब जो आर्म्स निकले हुए हैं उनका लेंथ क्या है? अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है। तो ऐसे क्रोमोजोम्स को बोला जाता है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक। मेटा मीन्स मिडिल, सेंट्रिक मीन्स सेंट्रोमेयर, मिडिल में सेंट्रोमेयर। दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, वो एग्जैक्टली सेंट्रल में नहीं होकर थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ये थोड़ा मतलब एक साइड में थोड़ा सा हो जाएगा, हल्का सा सेंटर से। जैसे देखो ये सेंटर है यहाँ पे, तो इससे हल्का सा ऊपर हो गया, तो उससे क्या हो जाता है? एक आर्म थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा छोटा हो जाता है। इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलते हैं? एकदम सेंटर में जब सेंट्रोमेयर होता है तो बोलते हैं मेटासेंट्रिक, दूसरे को बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। तीसरा टाइप होता है जब बिल्कुल ही क्रोमोजोम के अंत, एंड में नहीं मौजूद है लेकिन लगभग अंत में मौजूद है। ठीक है, इसे बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। क्या? एक्रोसेंट्रिक। तो इसमें क्या हो गया? एक आर्म बहुत बड़ा हो गया और एक बहुत छोटा हो जाता है, एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा। और चौथा होता है टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक, टेलो का मतलब होता है टर्मिनल, मतलब एकदम अंत में मौजूद है सेंट्रोमेयर। ठीक है, तो जनरली दूसरे जो आर्म होते हैं 2 बहुत ही छोटे दिखते हैं, जनरली पता नहीं लगता। ये तो फिगर है, इसका दिखाया गया, बस 2 ही आर्म विजिबल होते हैं। तो ऐसे क्रोमोजोम्स को बोला जाता है टेलोसेंट्रिक।
इसको हम देखेंगे, बार बार देखेंगे, समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान में रखना है आपको क्या, क्रोमेटिन ही जब कंडेंस होते हैं, सिकुड़ते हैं, थिक हो जाते हैं, तो वही क्रोमोसोम बनाते हैं। और वही क्रोमेटिन जो होते हैं उनको क्रोमोसोम के केस में बोला जाता है क्रोमेटिड। तो ये एक क्रोमेटिड और दो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मत बोलिएगा कि 4 क्रोमेटिड होता है। क्रोमेटिड 2 ही होते हैं, एक ये और ये। लेकिन वही दोनों क्रोमेटिड जब आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो आर्म कितने हो जाते हैं, 4 आर्म्स, ठीक है। और ये चारों के चारों आर्म जिस पार्ट पे अटैच्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, जहाँ से पीरियड होता है कि जुड़े हुए, उसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। अब इस सेंट्रोमेयर का जो पोजीशन होता है उसके हिसाब से क्रोमोसोम 4 टाइप का शेप अपनाते हैं। जब सेंट्रोमेयर बिल्कुल क्रोमोसोम के बीच में, मतलब इक्वल लेंथ ऑफ आर्म हो, उसे बोलते हैं मेटासेंट्रिक। जब वो सेंटर से थोड़ा सा अलग हट जाए, थोड़ा सा अलग, इधर या इधर, तो एक आर्म थोड़ा बड़ा होगा, एक थोड़ा छोटा होगा, उसे बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। तीसरा टाइप होता है जब बिल्कुल अंत में ना हो, लगभग अंत में आ जाए, तो एक आर्म बहुत बड़ा हो जाता है, एक बहुत छोटा हो जाता है, उसे बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और तीसरा टाइप होता है, चौथा टाइप जब सेंट्रोमेयर लगभग अंत में ही मौजूद होता है, उसे बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। तो ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कभी कभी जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें अंत में कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, इसको बोला जाता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ज्वाइनिंग। कहीं कहीं क्रोमोसोम जो होते हैं उसके एंड पार्ट पे, आर्म के एंड पार्ट पे कुछ और एडिशनल स्ट्रक्चर दिखते हैं, उन्हें बोला जाता है सैटेलाइट या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है। इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, क्लास 12 में पढ़ना है सैटेलाइट के बारे में। तो ये सारे क्रोमोसोम में मौजूद नहीं होते हैं, कुछ कुछ क्रोमोसोम में मौजूद होता है। और जिन क्रोमोसोम में ये सैटेलाइट मौजूद होते हैं उन्हें सैटेलाइट क्रोमोसोम भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम। सो गाइज आई थिंक कुछ एलिमेंट्री आइडिया मैंने आपको दे दिया है सेल बायोलॉजी के बारे में, एंड मोर वी विल डिस्कस व्हेन वी विल कनेक्ट ऑनलाइन। जब हम फ़ोन पे बातें करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो उस समय और भी चीज़ें मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड। अभी मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूंगा बार बार, क्योंकि अभी वीडियो है। आप जब भी कुछ कन्फ्यूज़न होता है आप वीडियो को बार बार रीरन कर सकते हो और देखो चीज़ों को, ठीक है। सो लेट मी क्लोज दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर 8, दैट इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जब हम कनेक्ट होंगे उसमें, क्या बोलते हैं, वीडियो कॉल पे, तो देखेंगे हम लोग और क्या कर सकते हैं, और नई नई चीज़ें हम बताएंगे आपको इसमें, ठीक है। सो लेट मी क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू।